महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने खेला बड़ा खेला। एक तीर से दो निशाने, कर्मचारियों को लाखों का नुकसान। कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था कि कब उनका महंगाई भत्ता 50% होगा और कब उन्हें भत्ते में बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कर्मचारियों का इंतजार खत्म हो चुका है और अब 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% लागू हुआ है। लेकिन कर्मचारियों की उम्मीद पर पानी तब फिरा जब उनके भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिरकार भत्ते में बढ़ोतरी क्यों नहीं की गई? अब जाके कर्मचारियों को इसकी असली सच्चाई पता लगने वाली है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल ABN न्यूज भारत। कुछ ऐसे खास तथ्य या खास एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देने वाला हूं जिसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकेंगे कि आपका जो DA है आखिरकार वो क्यों नहीं बढ़ाया गया। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है ताकि आप ये समझ सके कि आप वीडियो किस प्रकार से देख पाएंगे। आखिरकार क्या मतलब है, क्या कारण है कि DA रोक दिया गया है, कौन कौन से भत्ते बढ़ने वाले थे, ग्रेजुएटी 25 लाख करने का आदेश निरस्त क्यों हुआ, सरकार कर रही है खेला, महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाने पर झटका लग सकता है, मर्ज करने का मामला है। आपको बता दूं कि 50% दिए होने के बाद कुछ विभागों ने भत्ते बढ़ाकर दिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो भत्ते में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये जाके कर्मचारियों को पता लगने वाला है। चलिए साथियों, अब करते हैं इसके सबसे मेन कारण की बात। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन भत्ते को बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण है समझ में आ रहा है। इसको लेकर अधिकतर विभाग को कहना है कि अभी महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए हम भत्ते में बढ़ोतरी नहीं कर सकते। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जैसे महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है वैसे ही भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। ऊपर इसी एक शब्द के कारण पूरी मीनिंग चेंज हो गई। इसी एक शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पहुंचा है लेकिन ऊपर नहीं गया है, इसलिए भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। चलिए साथियों, अब चर्चा करते हैं कि आखिरकार वे कौन कौन से भत्ते हैं जो बढ़ने वाले थे लेकिन उन्हें रोक दिया गया है। महंगाई भत्ता 50% होने के कारण कुल 48 भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। मुख्य तौर पर HRA, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, टक लोकेशन अलाउंस, ग्रेजुएटी इत्यादि भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। आखिरकार ग्रेजुएटी को 25 लाख करने का आदेश क्यों निरस्त किया गया? महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया, लेकिन उस आदेश को वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, EPFO की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का वादा किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से एक आदेश जारी किया गया और पहले वाले सर्कुलर को निरस्त कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार पता लगाया जा रहा है कि यह किस लिए किया गया कि अभी महंगाई भत्ता 50% के ऊपर नहीं गया है। अब तो यह मामला समझ में आ गया कि महंगाई भत्ता 50% होने के बाद भी भत्तों में बढ़ोतरी क्यों नहीं किया गया। अब आगे इन भत्तों में कभी भी बढ़ोतरी नहीं होने वाली क्योंकि कर्मचारियों के साथ खेला होने वाला है। सरकार कर रही है खेला। अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देती है, आप मेरी बात गौर से सुनना, तो कर्मचारियों की बेसिक बढ़ जाएगी लेकिन महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा, जिसके कारण सरकार एक तीर से दो निशाने लगा पाएगी। एक तरफ बेसिक मर्ज करके वाहवाही ले लेगी, वहीं पे 25% भत्ते की बढ़ोतरी करने का बच जाएंगे क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज होने के कारण DA जो है 0% हो जाएगा, जिससे कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी रहेंगी। अब करते हैं महंगाई भत्ता ऊपर जाने का झंझट खत्म। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भत्ते में बढ़ोतरी तब होना या तब होगी जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर पहुंच जाएगा। क्योंकि इस समय महंगाई भत्ता 50% पर ही है लेकिन ऊपर नहीं है, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। वहीं पे जुलाई से DA मर्ज करने का महंगाई भत्ता 0 हो तो इस प्रकार से DA 50% के ऊपर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा और इस सरकार को भत्ता देना बच जाएगा। इस प्रकार सरकार DA मर्ज करके वाहवाही ले लेगी और भत्ते का पैसा भी बचा लेगी। अब जो ये मामला है उसके बारे में जिक्र करते हैं। मर्ज करने का मामला,
आखिरकार महंगाई भत्ता बेसिक मर्ज करने की बात क्यों हो रही है? इसलिए मैं आपको बता दूं कि महंगाई भत्ता आपका एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 महीने से एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता जुलाई से बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे में मर्ज होने के बाद असली खेल शुरू होगा। कर्मचारियों को बेसिक बढ़ेगी, लेकिन भत्ते में बढ़ोतरी का नुकसान झेलना पड़ेगा। साथियों, अब चर्चा करते हैं ईपीएस 95 के कुछ अहम मुद्दों के बारे में, क्योंकि मेरे पास जो एक सवाल आया था उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि जो आप वीडियो में कमेंट्स करते हैं उनको लेना बहुत जरूरी है। बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए गुड न्यूज है कि वे लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर साझा की गई अहम जानकारियों के बारे में बात करने वाला हूं। ईपीएस 95 लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं आप डिजिटल रूप से। लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन संवितरण बैंक सर्विस सार्वजनिक बैंक यानी सीएससी, आईपीपीबी या भारतीय डाकघर, उमंग ऐप और नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से नौकरी पेशा लोगों के लिए पेंशन की भी सुविधा दी जाती है। यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन के तहत मिलती है। बता दें कि देश भर में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन यानी कि 1995 के तहत करीबन 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं। इसके अलावा इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा शेयर होल्डर भी शामिल है। ईपीएफओ देश के करोड़ों पेंशनरों को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। ईपीएफओ ने ट्वीट कर बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा किया जा सकता है। साथ ही यह भी बताया कि लाइफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक होनी चाहिए। संगठन द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। ईपीएफओ के मुताबिक लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। डिजिटली रूप से लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन संवितरण बैंक सार्वजनिक सेवा केंद्र यानी कि सीएससी, आईपीपीबी या भारतीय डाक पर उमंग ऐप जैसी नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हैं। चलिए साथियों, मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा आपको। जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी आराम से घर बैठे सबमिट किया जा सकता है। इस प्रोसेसर यह है, आपको पहले आधार मोबाइल नंबर के साथ पेंशन अमाउंट और अकाउंट होल्डर की डिटेल्स डालनी होगी। इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ऑथेंटिकेशन ओटीपी भेजा जाएगा और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद डीएलसी यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। आपको पेंशन का आधार नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और मोबाइल नंबर देना होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पूरी होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा जिसके आपको जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आईडी होगी। तो साथियों, ये छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लोग वे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी छोटी छोटी नॉलेजेबल वीडियो उनको हमेशा मिलती रहे। साथियों, मैं आशा करता हूँ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। ये ऐसी वीडियो है, आप इसे वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और भी लोग इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ले सके। चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।